हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? चलिए बेटा, आज मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छी चीज़ सिखाने जा रही हूँ। ये आपके सीए सीपीटी में भी काम आएगी, आईपीसीसी में भी काम आएगी, सीए फाइनल में भी काम आएगी, राइट? और सीपीटी में तो एक नया चैप्टर इंट्रोड्यूस हुआ है इसके ऊपर, जो कि पुरानी स्टडीज़ में नहीं था। दैट इज कंटिंजेंट लायबिलिटीज एंड कंटिंजेंट असेट। चैप्टर का नाम है कंटिंजेंट लायबिलिटीज एंड कंटिंजेंट असेट। मैं आप लोगों को सबसे पहले कंटिंजेंट असेट के बारे में बता देती हूँ, राइट? तो आइए, आई एम टॉकिंग अबाउट कंटिंजेंट असेट, राइट? व्हाट इज कंटिंजेंट असेट? बेटा, कंटिंजेंट वर्ड का मतलब होता है जो श्योर ना हो, और असेट का मतलब है जिससे हमें कोई बेनिफिट होना हो। दैट मीन्स इट इज डिफाइंड एज, ये बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 में डिफाइन किया गया था। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 में क्या कहा गया है? कहा गया है दैट इट इज अ पॉसिबल असेट दैट may arise from some past event. Past event and can happen only after occurrence and non-occurrence of an uncertain event. Okay? So कहता है it is a possible asset that may arise from some past event and happen only आफ्टर द अक्रेंस और नॉन अक्रेंस ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट। मतलब सपोज करिए हमारे पास कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, पास्ट इवेंट है, हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और उससे मुझे फायदा मिलने वाला है। किसके ऊपर डिपेंड करेगा? अगर हम काम करेंगे तो, अभी हम काम नहीं कर रहे हैं, अगर हम काम करेंगे तो हमें मिलने वाला है, तो मैं इसको क्या बोलूँगी? कंटिंजेंट असेट है भाई, ख्याली पुलाव है, पहले काम करो उसके बाद कुछ होएगा, राइट? तो इसको हमने क्या नाम दिया? कंटिंजेंट असेट। सो ये कंटिंजेंट असेट, या सपोज करिए आपके पास कोई लीगल केस चल रहा है, अनसर्टेन इवेंट है कि आप केस में जीतेंगे या हारेंगे। अब उस केस के अंदर आप कहते हैं मैं तो जीतूंगा, मैं बड़ा सच्चा हूँ, मुझे तो कोई डर ही नहीं है। जब सच्चे को है तो सच्चे को क्या डर है? एज अ रिजल्ट मुझे जो पैसे मिलने वाले इस कोर्ट केस में जीतने से, वो पैसा मैं उठाकर अपनी कंटिंजेंट असेट्स मतलब अपनी इनकम में दिखाऊंगा। आंसर इज ना। कंटिंजेंट असेट्स को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 ने कहा है कि ये कंटिंजेंट असेट आपको अपनी बुक्स में रिकॉग्नाइज नहीं करना है, राइट? अगर आपको फिर भी बताने का मन है, इफ यू वांट टू डिस्क्लोज दिस कंटिंजेंट असेट, इट कैन मैक्सिमम बी disclosed in the board of directors report, right? So it cannot be a part of the accounts, the financial statements. ये financial statements का part नहीं बन सकता जी। आपको फायदा मिलेगा, फ्यूचर में मिलेगा, आप आज नहीं बताएंगे, राइट? आप इसको कैसे दिखाएंगे? आप इसको बताएंगे कि ये तो फ्यूचर में मिलने वाला है, हम इसको अपनी फाइनेंशियल बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। और वैसे बेटा हम लोगों ने अपने अकाउंटिंग के बेसिक प्रिंसिपल से पढ़ा था कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म का मतलब था प्रोवाइड फॉर ऑल लॉसेस बट डोंट प्रोवाइड फॉर गेन। आपको फ्यूचर गेन के बारे में अभी से प्रोविजन नहीं बनाना होता। वही हम अभी भी कह रहे हैं कि आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, AS 29 के अकॉर्डिंग आपको इस कंटिंजेंट असेट्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं दिखाना है। आप बोलते हैं मुझे तो दिखाने का मन कर रहा है मैम, मेरे पास एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, उससे मैं करोड़ों रुपए कमाऊंगा, अब मैं क्या करूं? यस, यू कैन शो, यू द कंपनी कैन डिस्क्लोज, ऐसा नहीं कि नहीं दिखा सकते जी, कैन डिस्क्लोज दिस कंटिंजेंट असेट। आप इस कंटिंजेंट एसेट को अपनी बुक्स में दिखा सकते हैं। कैसे? एज अ पार्ट ऑफ
डायरेक्टर्स रिपोर्ट, एज अ पार्ट ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट आप इसको डायरेक्टर रिपोर्ट के फॉर्म में दिखा सकते हैं, राइट? सो दिस इज गोइंग टू वेरी सिंपल थिंग. अब एएस एक और बात कहता है, बोलता है कि ये जो कंटिंजेंट असेट है ये अगर वर्चुअली सर्टेन हो जाए, वर्चुअली सर्टेन हो जाए तो फिर तो भैया कंटिंजेंट ही नहीं रहा. कंटिंजेंट का मतलब होता है अनसर्टेन. वर्चुअली सर्टेन का मतलब है, मान लीजिए आपका कोर्ट केस था, जज ने आपके फेवर में ऑलरेडी डिसीजन दे दिया है, उनका सेंटेंस आ चुका है, बस अभी मनी आना बाकी रह गया है. इसको हम क्या बोलते हैं? वर्चुअली सर्टेन. बट अगर ये वर्चुअली सर्टेन है फिर तो ये कंटिंजेंट नहीं है, तो हम इसको अपनी बुक्स में दिखा सकते हैं. वी कैन रिकॉग्नाइज एज इनकम, राइट? हम इसको अपनी इनकम के तौर पर अपनी बुक्स में दिखा सकते हैं. सो कंटिंजेंट असेट तो बहुत सिंपल हो गया जी, कोई खास बात नहीं है कि जब भी कोई ऐसा इनकम या इनफ्लोज जिसके बारे में आपको श्योर ना हो, इट डिपेंड्स ऑन सम अनसर्टेन इवेंट, तब आप इसको अपनी बुक्स में नहीं दिखाएंगे. आप इसको अपनी बुक्स में सिर्फ तब दिखा सकते हैं जब आपके ये इवेंट पे पैसे आना वर्चुअली सर्टेन हो चुका है. आप बोलते हैं मैम कॉन्ट्रैक्ट का काम हमने ऑलरेडी डन कर दिया है, अब तो सिर्फ मुझे पैसे मिलना बाकी है. ओके, डन, नो इश्यूज. अब आप इसको अपने कंटिंजेंट असेट पे दिखा सकते हैं. इज इट फाइन? राइट. नाउ नेक्स्ट, अब मैं आपको नेक्स्ट सिखाने जा रही हूँ बेटा कंटिंजेंट लायबिलिटी. बट कंटिंजेंट लायबिलिटी के साथ कहीं ना कहीं एक वर्ड और आता है एज पर AS 29 प्रोविजंस. तो चलो मैं आज आपको एक बड़ा सुंदर सा एक फ्लो चार्ट बना के देती हूँ, और इस फ्लो चार्ट के साथ आप लोग बहुत कुछ सीख पाएंगे. फाइन, लेट्स ट्राई. बेटा जी सबसे पहले मैं एक फ्लो चार्ट के साथ आपको तीन चीजें एक साथ सिखाऊंगी, करंट लायबिलिटीज, प्रोविजन और कंटिंजेंट लायबिलिटी. आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाएगा इन तीनों में डिफरेंस क्या है. इसीलिए मैं आपको एक फ्लो चार्टिंग फॉर्म में दे रही हूँ. प्लीज आइए और देखते हैं. सपोज करिए कोई पास्ट इवेंट हुआ. मैम ये पास्ट इवेंट क्या होता है? बेटा कोई घटना जो आपके साथ हुई, राइट? कोई ऐसी घटना जो आपके साथ हुई, इसको हम कहते हैं पास्ट इवेंट. जैसे सपोज करिए कि हमने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करा, इट्स अ पास्ट इवेंट. या जैसे मैंने एज एन ऑथर बुक्स प्रिंट करवाई, दिस इज अ पास्ट इवेंट. मैंने अपने प्रिंटर को कहा भाई आप एक बुक प्रिंट कर दीजिए. ओके, तो आपने मुझसे पूछना है, पास्ट इवेंट हो गया, राइट? अब आपने मुझसे पूछना है कि मैम क्या इसके अगेंस्ट कोई पॉसिबल ऑब्लिगेशन आई? हाँ जी, क्या इसके अगेंस्ट कोई पॉसिबल ऑब्लिगेशन आई? ओके, पहले एक काम करते हैं, इसको थोड़ा डिफरेंट वे में समझ लेते हैं. हम इससे पूछते हैं कि क्या आपके पास कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन आई? डू यू हैव एनी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन? तो मैंने कहा हाँ जी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन तो है, क्योंकि मैंने अपनी बुक प्रिंट करवा दी है, तो ऑब्वियसली उसका बिल आने वाला है. आप मुझसे पूछ रहे हैं क्या मैम जो बिल का अमाउंट है वो आपको श्योर है, 100% श्योर है? इज लायबिलिटी जो आपको पे करना है वो सर्टेन है? अगर तो मैं कहती हूँ यस जी बिल भी मुझे पता है, मेरे पास बिल आ चुका है, बिल 1,04,595 रुपीज का है. ओके, देन आप बोलेंगे मैम ये तो करंट लायबिलिटी है. व्हाट इज इट? इट इज अ करंट लायबिलिटी, क्योंकि आपके पास आपने बुक प्रिंट करवा ली है, आपका प्रेजेंट का बिल आ चुका है. और अगर आपके पास प्रेजेंट का बिल आ चुका है तो हमने आपसे पूछा क्या आपको अपना बिल श्योर है कितने का है, आपको पता है कितना पेमेंट करना? मैंने कहा हाँ जी पता है. तो फिर इसका मतलब ये करंट लायबिलिटी है. इट इज शोन इन द बैलेंस शीट एज करंट लायबिलिटी. ओके, पर सपोज मैं कहती हूँ नहीं मैंने बुक तो प्रिंट करवाई थी और उसका बिल भी मुझे आइडिया है. आइडिया मीन्स आई नो कि 1 लाख समथिंग बनेगा, बट आई एम नॉट श्योर कि एग्जैक्टली कितना बनेगा, क्योंकि मेरे प्रिंटर ने मुझे बोला था कि मैम आप इतने सालों से बुक प्रिंट करा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप एक काम करो ना मैं आपकी बुक प्रिंट कर देता हूँ,
थोड़ा बहुत 2-4 हज़ार रुपये का फ़र्क पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन द पेपर रेट्स। पेपर रेट बढ़ते रहते हैं, घटते रहते हैं। एज अ रिजल्ट मैं आपको फाइनलाइज बिल भिजवा दूंगा। अभी मेरी बुक प्रिंट हो गई है मगर मेरे पास अभी बिल नहीं आया है। आई एम नॉट 100% श्योर अबाउट द लाइबिलिटी। सो अगर मैं कहती हूँ नो, नहीं जी मुझे बिल्कुल अभी सर्टेन नहीं है, तो फिर आपने मुझसे एक और क्वेश्चन पूछा। कि क्या मैम आपकी इज इट रीजनेबल लायबिलिटी? इट इज रीजनेबल लायबल? इट इज रीजनेबल सर्टेन? व्हाट इज रीजनेबल लायबल मतलब कि इज इट रीजनेबल सर्टेन? कि मैम जो आपको पता है क्या कुछ आइडिया पक्का है या बस हवा में बात कर रहे हो, राइट? अगर वो रीजनेबल भी सर्टेन है, आप बोलते मैं बोलती हूँ हाँ भाई 1 लाख के आसपास ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को आइडिया तो है अप्रोक्सीमेटली 1 लाख, वो 99 भी हो सकता है, 1,03,4,000 भी समथिंग हो सकता है। सो मुझे आइडिया है कि हाँ है। अगर आपके पास आइडिया है येस इट इज रीजनेबल सर्टेन, देन इट विल बिकम अ प्रोविजन। क्या बन जाएगा बेटा? ये प्रोविजन बन जाएगा, राइट? तो चलो हमारे करंट लायबिलिटी समझ में आ गया। मैंने बुक प्रिंट कराने का ऑर्डर दिया था, मेरी बुक प्रिंट हो गई है। आपने मुझसे पूछा क्या मैम आपको अपने बिल का अमाउंट बिल्कुल पक्के से पता है? मैंने कहा हाँ जी पता है, तो वो करंट लायबिलिटी है। अगर आप मुझे बोलते हैं नहीं मैम, मैंने कहा नहीं मुझे 100% श्योर नहीं कितने का बिल अमाउंट है, बट हाँ आई हैव आइडिया, आई हैव वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि लगभग 1 लाख के आसपास का बिल आएगा। मे बी 1,000-2,000 4,000 थोड़ा अप एंड डाउन हो जाए, बट आइडिया है कि हमारे को 1 लाख के आसपास का बिल मिलना है। देन यू शुड प्रिपेयर अ प्रोविजन। अब मैं आती हूँ आप लोगों के इस नो पर। मैम रीजनेबल सर्टेन भी नहीं है, बुक छपवाई थी, मेरा प्रेजेंट ऑब्लिगेशन भी है, मुझे पेमेंट करना है, बट मुझे बिल्कुल कोई आइडिया है ही नहीं। अच्छा मैम आपको कोई रीजनेबल आइडिया तो सर्टेनिटी से कुछ तो पता होगा? नहीं जी मुझे कोई आइडिया नहीं है, बस ये था कि मेरे बंदे ने गया और जाके ऑर्डर दे आया था, एंड आई रियली डोंट नो कि कितने का बिल आने वाला है मेरे को। कोई आइडिया है मैम? नहीं जी मुझे कोई आइडिया भी नहीं है। आई एम नॉट रीजनेबल श्योर ऑल्सो कि कितना अमाउंट आने वाला है, आई एम नॉट श्योर। देन हम इसको कहते हैं बेटा कंटिंजेंट लायबिलिटी। क्या बोलते हैं बेटा इसको? कंटिंजेंट लायबिलिटी। हम इसको कंटिंजेंट लायबिलिटी के नाम से जानते हैं। अच्छा चलिए, अब कंटिंजेंट लायबिलिटी के 2 क्लासेस होते हैं। कंटिंजेंट लायबिलिटी एक तो बना जहां प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है बट हमें अमाउंट उसकी अनसर्टेन है, हमारे को अमाउंट में बिल्कुल भी रिलायबल एस्टिमेट नहीं है। दूसरा, अब इसी में फिगर को थोड़ा सा और चेंज कर देती हूँ। अगर हम इसको भी अपने एक रोम्बस में ले आए, राइट, इसको भी क्वेश्चन बॉक्स बना लेते हैं। इज, अभी हमने क्या कहा था, क्या ये प्रेजेंट लायबिलिटी है, क्या ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है? अगर हमारा आंसर आ रहा था यस, तो हमने आगे पढ़ा। अब हम आंसर करते हैं, चलो इसको भी हमने क्वेश्चन में कन्वर्ट कर लिया। वो बोलते नहीं, हमने ऑलरेडी पीछे बुक छपवाने का ऑर्डर दिया था, हमारी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं है क्योंकि अभी तक हमारी बुक प्रिंट हुई है नहीं हुई है, वेदर ही स्टार्टेड द वर्क और नॉट, कुछ पता नहीं है अभी हमारे। इट इज, अब वो छापेगा तो अभी तो उससे बात चल रही है, छापेगा तो लायबिलिटी आएगी। तो हमने पूछा तो फिर क्या ये पॉसिबल ऑब्लिगेशन है? इज इट अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन? क्या ये आपके पास आ सकता है? आप बोलते हैं हाँ जी आ तो सकता है, yes it can, it is a possible obligation depending on some uncertain event, then it is a contingent liability। अब बोलते हैं possibility भी नहीं है, तो that means there is no treatment, then there is no treatment। चलिए हम एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं, 2-3 एग्जाम्पल इसी के ऊपर और करते हैं, राइट? सो बी विद मी। सपोज करिए पास्ट इवेंट है, यहीं पे देखते हैं। सपोज करिए हमारे पास पास्ट इवेंट हुआ। पास्ट इवेंट ये हुआ कि हमने रेड लाइट जंप कर दिया। एक सिंपल सर वो बना रही हूँ, इट्स नॉट एन अकाउंटिंग एग्जाम्पल बट आई एम जस्ट डिफाइनिंग द थिंग्स इन अ बेटर वे सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी इजिली। सपोज करिए हमने रेड लाइट जंप किया,
मैंने आपसे पूछा अच्छा रेड लाइट जंप कर लिया, ओहो अच्छा तो क्या आपको ट्रैफिक मैन ने पकड़ा? आप बोलते मैं यस मैम पकड़ रखा है, देखो अंकल जी ने मुझे पकड़ रखा है और अंकल जी मुझे छोड़ भी नहीं रहे हैं, राइट? तो मैंने उनसे आपसे पूछा क्या आपका चलान कट गया? आप बोलते हाँ मैम चलान कट गया मेरा, देखो मुझे 500 रुपीज़ की पेनल्टी लगी है। देन इट इज़ अ करंट लायबिलिटी, क्योंकि आपका अमाउंट सर्टेन है, आपका चलान कट चुका है। बट अगर आप बोलते नहीं मैम चलान नहीं कटा अभी मेरी ना अंकल जी को मैं बोल रहा हूँ सॉरी अंकल गलती से हो गया, ये है वो है, तो मैंने कहा क्या आपको रीजनेबल आइडिया है कि आपने रेड लाइट जंप किया है, कितने का चलान होना चाहिए? आप बोलते हैं हाँ मैम आइडिया तो है, शायद 500 रुपीज़ का चलान लग जाएगा, बट फिर भी आई एम लाइक कर रहा हूँ। बट देखो रेड लाइट जंप हो चुकी है, आपको ऑलरेडी ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया है, उसके बाद आपकी वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि आपको 500 रुपीज़ का चलान लग जाएगा, तो ठीक है आप इसके लिए प्रोविजन बना लीजिए। बट अगर आप कहते हैं कि नहीं मैम मैं तो यही ट्राई कर रहा हूँ कि मुझे कुछ नहीं होगा, रिलायबल एस्टिमेट है, नहीं जी मैं तो पक्का ही छूट जाऊँगा, आप बोलते नहीं मैम हमारे को अभी कोई रिलायबल एस्टिमेट नहीं है, आई एम जस्ट डीलिंग विद देम, आई एम जस्ट सेइंग सॉरी एंड मे बी वो मेरी कंडीशन देख के मुझे छोड़ देंगे, बोलेंगे हाँ जी चलो ठीक है कोई बात नहीं, अब ऐसे के अंदर हम उसको कंटिजेंट लायबिलिटी बना देंगे। और अगर सपोज करिए आपने रेड लाइट जंप किया, आपने मामा ने आपको मतलब कि ट्रैफिक पुलिस ने आपको नहीं पकड़ा, अगर आपको ट्रैफिक पुलिस ने नहीं पकड़ा तो हमने आपसे पूछा कि क्या पॉसिबल है कि आपके ऊपर ऑब्लिगेशन आ जाए, आप बोले हाँ जी ट्रैफिक पुलिस मुझे देख तो रही थी बट अभी श्योर नहीं है, तो ओके देन यू शो इट इज अ कंटिजेंट लायबिलिटी। बट अगर आप बोलते नहीं मैम वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस भी नहीं थी, हमने बस ऐसे ही था, मॉर्निंग का टाइम था, कुछ नहीं हुआ था, सो देयर इज नो पॉसिबल ऑब्लिगेशन कि मेरे ऊपर कोई चलान लगे, देन देयर इज नो ट्रीटमेंट। ओके कम विद वन मोर एग्जाम्पल। सपोज करिए पास्ट में एक डिस्प्यूट हुआ, एक झगड़ा हुआ, एक लड़ाई हुई, अब उसके बाद मैं पूछ रही हूँ कि क्या उस झगड़े की वजह से आपको कुछ देना है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है? आप बोलते हैं हाँ जी हमने कोर्ट में चले गए हैं और कोर्ट में डिसीजन हो चुका है और मुझे इतना इतना सपोज 1 लाख अमाउंट देना पड़ेगा, देन दैट इज अ करंट लायबिलिटी। आप बोलते हैं मैम देखिए 1 लाख अभी पता नहीं है जज ने कितना अमाउंट करना है, बट हाँ काफ़ी हाई एस्टिमेट है कि हाँ मुझे लायबिलिटी पे करना पड़ेगा, देन यू प्रिपेयर अ प्रोविजन, राइट? बट अगर आप बोलते नहीं मैम अभी तो कुछ पक्का नहीं है, ना तो अमाउंट का पक्का है कि क्या होगा, हम हारेंगे कि जीतेंगे, दैट मीन्स पॉसिबल ऑब्लिगेशन तो कंटिजेंट है, या आप बोलते हैं मैम हारूंगा तो सही बट अभी अमाउंट का कुछ भी एस्टिमेट नहीं है, हो सकता है कि 10,000 में निपट जाए, हो सकता है कि वो 1 लाख रुपीज मांगे, अभी अमाउंट का कोई आइडिया नहीं है, देन इट इज ऑल्सो कंटिजेंट लायबिलिटी। डू यू अंडरस्टैंड दिस? सो कंटिजेंट लायबिलिटी दो रीजंस की वजह से बनता है, वन पॉसिबल ऑब्लिगेशंस की वजह से या फिर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन जिसका अमाउंट बिल्कुल ही अनसर्टेन है। यू गॉट इट? ओके, सो इसके बाद हमारे पास क्या कहा जाता है, उन्होंने कहा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 कहता है दैट कंटिजेंट लायबिलिटी इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, राइट? कंटिजेंट लायबिलिटी इज नॉट अ पार्ट ऑफ बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ P&L, आपकी इन दोनों का पार्ट वो नहीं है। इट इज शोन, इट इज टू बी डिस्क्लोज्ड, इट इज टू बी डिस्क्लोज्ड इन नोट्स टू अकाउंट्स। कहां दिखाना है जी हमने इनको? नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाना है। सो इट इज टू बी डिस्क्लोज्ड इन व्हाट बेटा? इट इज टू बी डिस्क्लोज्ड इन नोट्स टू अकाउंट्स। ये सारा का सारा हमें नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाना है। यू गॉट इट? ओके, सो नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाने का मतलब ये है कि हम अपने यूजर्स को, अपने इन्वेस्टर्स को, शेयर होल्डर्स को, मैनेजमेंट को, सबको बता रहे हैं देखिए ये पॉसिबल है, ये लायबिलिटी आ सकती है, ये लायबिलिटी है जिसका अभी हमें अमाउंट बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, बट स्टिल ये लायबिलिटी है, सो होने को ये लायबिलिटी हमारे अमाउंट में आ जाए, सो आई एम शोइंग इट एज अ कंटिजेंट लायबिलिटी, राइट? क्या मैम हम इन कंटिजेंट लायबिलिटी के अगेंस्ट कोई रिजर्व या प्रोविजन बना सकते हैं? आंसर इज नहीं बेटा, अब नहीं, अब सिर्फ डिस्क्लोजर मांगता है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, दैट्स इट। प्रोविजंस के लिए हमारे P&L में एक एंट्री आती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, मतलब कि स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू प्रोविजंस, राइट? तो प्रोविजंस जो करंट लायबिलिटी थे, जिनके अमाउंट का आपको एस्टिमेट भी था, आपने उनकी प्रॉपर एक एंट्री डालनी है। दिस इज नथिंग बट योर एक्सपेंस ऑफ P&L अकाउंट।
आपको उसको अपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट में एंट्री दिखाना है. सो टू समराइज द थ्री, लेट अस समराइज द थ्री. कंटिंजेंट एसेट आपको वो इनकम है जो आपकी आने वाली है. आप उसको अपनी बुक्स में नहीं दिखा सकते हैं, ना ही आप उनको डिस्क्लोज कर सकते हैं. आप एट द मोस्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर उसको आप डिस्क्लोज कर सकते हैं. दैट्स इट. While if you talk about contingent liability, तो contingent liability के अंदर आपके पास दो चीज़ें थी. हमने पूरा फ्लो चार्ट स्टडी किया. हमने देखा कुछ तो पॉसिबल ऑब्लिगेशन है. पॉसिबल ऑब्लिगेशन मतलब अभी कोई हमारे ऊपर लाइबिलिटी नहीं है, बट होने को हो जाए, हमें देना पड़ जाए, तो हम एक पॉसिबल ऑब्लिगेशन अराइज कर सकते हैं. दैट गिव अस अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन कि हाँ जी ये पॉसिबल हो सकता है कि ये लाइबिलिटी आ जाए. राइट. तो आपने पॉसिबल ऑब्लिगेशन है तो कंटिंजेंट है, या फिर कोई लाइबिलिटी आई हुई है बट उसका अभी अमाउंट बिल्कुल भी नहीं मालूम है, तो आप इसको कंटिंजेंट लाइबिलिटी शो करेंगे. और थर्ड आया हमारे पास प्रोविजन, एक ऐसा करंट लाइबिलिटी जिसका अमाउंट अभी हमें पता है बट 100% श्योर नहीं है, उसको हम कहते हैं प्रोविजंस. दैट मीन्स अगर आप कोई खर्चा पे करना चाहते हैं जिसका अमाउंट अभी आपको पूरी से पता नहीं है, जैसे आप बोलते हैं मैम मेरी फ़ोन की आज बिल की ड्यू डेट है बट मुझे अभी मालूम नहीं है एग्जैक्टली मेरा फ़ोन का बिल कितने का आने वाला है. आइडिया है कि 1200 के बीच में मेरा फ़ोन का बिल आता है, then you can prepare a provision for the telephone bill right now. So as on 31st March आप उसका प्रोविजन फॉर टेलीफोन बिल बना लीजिए. ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, आपने ऑलरेडी फ़ोन यूज़ कर लिया है, आपको पता है, आपको एस्टिमेट भी है कि आपका फ़ोन का बिल लगभग कितने का बनेगा. सो दैट यू कैन शो एज प्रोविजन. गॉट इट? राइट बेटा. सो ये एक पॉइंट, ये एक चीज़ AS 29 में भी दी हुई है, मतलब कि जो IPCC के बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्रुप 2 के अंदर AS 29 अपने आप में पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है. इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 को डेप्थ में पढ़ने के लिए हम लोग पूरी क्लास लेते हैं, बट आज मैंने आप लोगों को एक बहुत ही सिंपल तरीके से पूरा सार में समझाया है कि किस तरह से हम किसी भी चीज़ को करंट लायबिलिटी, प्रोविजंस या कंटिंजेंट लायबिलिटी में डिफाइन करते हैं. फाइन बेटा, आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी. प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब द चैनल. और इसके अंदर मैं आपको फर्दर CPT की और भी बहुत सारी वीडियोस देने वाली हूँ, बहुत रिसेंटली, जो आपके एग्जाम में बहुत काम आनी है. सो स्टे इन टच विद मी. बाय फॉर नाउ एंड थैंक यू. इफ़ यू वांट मोर वीडियोस, please give it me in comment box. If you want to do certain topics, then please write down in the comment box so that I can make something beneficial for you. Thank you.